वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ा था, उसके बाद में हमने देखा था पेरिफेरल नर्व सिस्टम, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम उसके दो पार्ट देखे थे, कायिक, और उसके बाद में दूसरा हमने देखा था वह स्वायत्तंत्र या तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम आज पढ़ेंगे वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाएं किसे कहा जाता है, किस प्रकार से होती हैं। तो ध्यान दीजिए कि हम कोई भी जैसे गर्म वस्तु के हाथ स्पर्श करते हैं, या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाथ किसी ऐसी वस्तु गर्म वस्तु पर जैसे स्पर्श हो गया और स्पर्श होने पर अचानक हाथ फटाक से हट जाता है, यह क्रिया कौन सी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। यानी किसी भी गर्म वस्तु या इस प्रकार की वस्तु हमारे संपर्क में आती है जिससे फटाक से रिएक्शंस हो जाती है, यानी फटाक से हमारे उसकी क्रिया होती है, उस क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वह क्रियाएं होगी। उसका अध्ययन क्या था? सबसे पहले वो आपको ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक क्या था जिसका नाम है मार्शल हॉल। तो इस प्रकार से मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक थे। मार्शल हॉल ने सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रियाओं का अध्ययन किया था। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वह मार्शल हॉल के द्वारा किया गया था। किसे कहते हैं? तो शरीर में किसी भी उद्दीपन के कारण से उत्पादित स्वतः स्वचालित तीव्र एवं अनैच्छिक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। तो शरीर में किसी उद्दीपन के कारण से, जैसे मैंने आपको बताया गर्म वस्तु के हाथ स्पर्श करने पर हाथ का हट जाना, यह एक प्रकार की क्या है? तीव्र गति से होने वाली क्रिया है, स्वचालित क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया है, और इस प्रकार की क्रियाओं की उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना, शरीर में किसी भी उद्दीपन के कारण से उत्पादित स्वतः स्वचालित तीव्र अनैच्छिक और जो क्रिया होती है वो तीव्र गति से होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। ये प्रत्यावर्ती क्रिया होती है वह अनैच्छिक होती है और तीव्र गति से होती हैं। ये अनैच्छिक होगी और किस प्रकार की होती है? एवं तीव्र गति से होती हैं, यानी अनैच्छिक और तीव्र गति से संपन्न होती हैं। वैसे दो प्रकार की प्रत्यावर्ती क्रियाएं हो सकती है। एक तो आपको देखना मस्तिष्क से, और जो कि होगी प्रत्यावर्ती क्रिया में धीमी गति से होगी, जबकि दूसरी मेरुरज्जु से संपन्न होती हैं जो कि तीव्र गति से संपन्न होती हैं। तो ये अनैच्छिक होगी और तीव्र गति से संपन्न होती हैं। और यह जो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है, इस प्रत्यावर्ती क्रिया में समय कम लगता है, तथा आप ध्यान देंगे प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं, इन प्रत्यावर्ती क्रियाओं का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है, इसका प्रतिकूल कोई भी प्रभाव नहीं होता है, विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। तो प्रत्यावर्ती क्रिया होगी उसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। तो इस प्रकार की क्रिया होगी उन्हें प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहा जाता है या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होगी? तो आप ध्यान देंगे ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक आपको ध्यान रखना, सरल या अप्रतिबंधित या अनअनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, और दूसरी आपको उपार्जित या प्रानुकूली या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल या अनअनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, इनके लिए अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती हैं। अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की क्रियाएं होगी उनके लिए अनुभव एवं अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती हैं। अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके लिए पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इसके लिए प्रशिक्षण, अभ्यास या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार की क्रियाएं होगी वो जन्मजात होती हैं एवं प्राकृतिक होती है। ये प्राकृतिक होगी और किस प्रकार की होगी? जन्मजात होती हैं। प्राकृतिक एवं जन्मजात होती हैं, जन्म से ही हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की क्रियाएं होगी उन्हें सरल या अनअनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अनुभव या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती हैं, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, और यह प्राकृतिक एवं जन्मजात होती हैं, इस प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? तो आपको ध्यान रखना, सरल या अनअनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। आप ध्यान देंगे जैसे खांचना है, तो खांसना है तो खांसी आएगी तो खांच लेंगे, तो इस प्रकार की क्रिया है, उसके लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से छींकना है, खांचना है, या आपको ध्यान रखना है कि आहार नाल में कर्मांकुंचन गति है, या आप ध्यान देंगे
श्वास लेने की क्रियाविधि है, इनके लिए पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो अनुभव या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार की जो प्राकृतिक एवं जन्मजात होती है, जैसे छींकना है, खांचना है या निगलना, भोजन का निगलना है, आहार नाल का कर्मांकुंचन है, आहार नाल का कर्मांकुंचन है, या रुधिर वाहिनियों के अंदर रुधिर का दाब अधिक और कम होना है, या हृदय की धड़कन है, ये सारी क्रियाविधियां हैं। ये क्रियाविधियां होगी वह अनुबंधित नहीं होती है, यानी आपको जानका अनअनुबंधित होती हैं। इस प्रकार की क्रियाविधियां होगी, उसके लिए प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सरल या अनअनुबंधित प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। तो ये पहली हो गई सरल या अनुबंधित प्रक्रियाएं। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं या प्रत्यावर्ती क्रियाएं जिसमें पहले प्रशिक्षण या अनुभव की आवश्यकता नहीं होती है, ये जन्मजात होती हैं, जैसे छींकना, खांचना, निगलना, आँखों का टिपटिपाना, ये सारी क्रियाविधियां हैं। वह क्रियाविधियां किस प्रकार की है, तो आप ध्यान देंगे सरल प्रकार की होती हैं। तो यह आपको छींकना, निगलना, आँखों का टिमटिमाना, आँखों की पलकों का टिमटिमाना, आँखों का टिमटिमाना या आँखों की पलकों का टिमटिमाना, ये सारी क्रियाविधियां होती हैं, वह किस प्रकार की होगी, सरल या अनअनुबंधित होती है। दूसरे प्रकार की हमें ध्यान रखनी है, वो उपार्जित या प्रानुकूली या प्रतिबंधित प्रत्यावर्ती क्रियाएं हमें ध्यान रखनी है। सेकंड प्रकार की कौन से, उपार्जित या प्रानुकूली या प्रतिबंधित प्रत्यावर्ती। इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है। पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, प्रशिक्षण के बाद में आप ध्यान देंगे पर्याप्त प्रशिक्षण एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, अभ्यास की आवश्यकता होती है और अनुभव की आवश्यकता होती है। तो यह इस प्रकार से आपको जानना है, पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुभव की आवश्यकता होगी, उस प्रकार की क्रियाविधियां होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रानुकूली या प्रतिबंधित प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यानी यह मनुष्य अर्जित करता है, उपार्जित करता है, अपने जीवन काल के दौरान अनुभव से सीखता है, प्रशिक्षण से सीखता है, अभ्यास से सीखता है। उन सारी क्रियाविधियों को हम क्या कहेंगे, उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिबंधित प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाती है। इस प्रकार की प्रत्यावर्ती क्रियाएं होती हैं। इसका सबसे पहले अध्ययन किया था एक वैज्ञानिक थे, इवान पेट्रोविच नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले इनका अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से इनका सर्वप्रथम अध्ययन किया था वह इवान पेट्रोविच ने किया था, और भूखे कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, और भूखे कुत्ते पर प्रयोग करके इन्होंने यह जो उपार्जित या प्रानुकूली प्रत्यावर्ती क्रिया उसका अध्ययन किया था। इन्होंने सर्वप्रथम एक भूखे कुत्ते को बांध दिया, और उसके बाद में उस कुत्ते के मुंह में ऑपरेशन करके और एक नलिका डाल दी, जो पैराटिड ग्रंथि होती है उससे जुड़ी हुई, यानी उसके लार स्त्राव होता है उस भाग से जुड़ी हुई रहती हैं। तो इस प्रकार से मुंह में ये नलिका डालने के बाद उस नलिका को एक प्याली से जोड़ दिया गया। अब उसके बाद में इन्होंने उस कुत्ते को भोजन दिया, और भोजन देने से लार का स्त्राव हुआ और लार उस प्याली में आ जाती है। फिर उन्होंने दूसरी कंडीशन के अंदर क्या किया कि भोजन देने के साथ में घंटी बजाई। जैसे घंटी बजाई और भोजन दिया, इस प्रकार से लगातार कई समय तक यह प्रक्रिया दोहराई गई, और दोहराने के बाद में इन्होंने तीसरी प्रोसेस उन्होंने अपनाई। उसमें उन्होंने देखा कि केवल घंटी बजाएगी, भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते के मुंह में लार का स्त्राव हुआ। उससे निष्कर्ष निकला कि घंटी के साथ में कुत्ते का अनुबंध हो गया है, और अनुबंधित होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है, जैसे ही घंटी बजती है तो कुत्ते को पता है भोजन आएगा, तो इस प्रकार से उनके मुंह में पहले ही क्या हो जाती है, लार आ जाती है। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी, उसे हम उपार्जित या प्रानुकूली या प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। और इसका अध्ययन किया था वो किसने किया था, इवान पेट्रोविच ने किया था। किस पर किया था, कुत्ते पर। और 3 कंडीशन, पहली कंडीशन में केवल भोजन दिया गया तो लार स्त्राव हुआ। दूसरी कंडीशन के अंदर आप क्या ध्यान देंगे, तो इन्होंने भोजन के साथ में घंटी को बजाया और बार बार इस प्रकार की प्रतिक्रिया को दोहराया। तीसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई, फिर भी लार का स्त्राव हो रहा है, तो इसका मतलब है उस घंटी के साथ में कुत्ते का क्या हो गया, अनुबंध हो गया है, और इस प्रकार की क्रियाविधि होगी उसे उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं कहा जाता है। ये सारी क्रियाविधियां होगी। इसमें आप बहुत सारे उदाहरण ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप ध्यान देंगे तो आप जैसे प्रारंभिक रूप से जब स्कूल आते थे, छोटे थे, उस समय स्कूल आने पर आपके जूतों की लेस बांधनी थी आपको, तो आपको कई
बार मेहनत करनी पड़ती थी, आप नहीं बांध पाते थे, मम्मी बांध के देती थी। तो इस प्रकार की परिस्थिति थी। धीरे धीरे अब आप वर्तमान में दूसरी जगह ध्यान है, फिर भी आप आराम से रस्सी बांध लेते हो। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का क्या हो गया, प्रत्यावर्ती क्रिया हो गई। इसी प्रकार से आप क्लास में शुरुआत में आए थे तो उस समय आप क्लास में टीचर आने पर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, फिर भी अब वर्तमान में जैसे ही आप क्लास में टीचर्स आता है तो टीचर आते ही आप फटाक से खड़े हो जाते हो। तो क्लास में शिक्षक के प्रवेश करने पर बच्चों का खड़े हो जाना, ये भी किस प्रकार की क्रियाविधि है, उपार्जित या प्राणु। हमारा उसके साथ अनुबंध हो गया, टीचर्स के साथ में ये अनुबंध हो गया कि जैसे ही क्लास में प्रवेश करेगा हम खड़े हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रत्यावर्ती क्रिया हुई जो कि किस प्रकार की, उपार्जित है, अनुबंधित प्रकार की है। तीसरा आप और उदाहरण ध्यान रख सकते हो, जैसे आप रास्ते में चलते हो और चलते चलते नीचे की ओर झुकते हो और सामने कुत्ता खड़ा है तो कुत्ता भाग जाता है, क्योंकि आप नीचे की ओर झुकते हो तो कुत्ते को ये अनुभव है कि नीचे की ओर झुकेगा तो पत्थर उठा के मारेगा। तो इस प्रकार से अब पत्थर उठा के मारेगा, उससे पहले ही कुत्ता भाग जाता है। तो ये भी किस प्रकार की क्रिया होगी, अनुबंध हो गया। कुत्ते का उस आपके नीचे झुकने की ओर और पत्थर उठाने की क्रियाविधि है उसके साथ में अनुबंध हो गया। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से लिखना है, पढ़ना है, ये सारी क्रियाविधियां हैं जो कि आपके कौन सी क्रियाविधियों के अंदर, उपार्जित क्रियाविधियों के अंदर। प्रारंभ में आप लिखना बहुत धीरे धीरे, या लिखने के लिए आपको टीचर्स को हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता था, फिर आपका अनुबंध हो गया, अब आराम से आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार की क्रियाविधियां होगी जो कि उपार्जित होती हैं, हम जीवन काल के दौरान सीखते हैं। तो इस प्रकार की क्रियाविधियों को कंडीशनल रिफ्लेक्स कहेंगे, या उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिबंधित प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की क्रियाविधियां आपको ध्यान रखनी है। एक तो सरल या अप्रतिबंधित, जो कि जन्मजात होती है, हमें सीखने की या पर्याप्त अभ्यास की, प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इस प्रकार की हो जाएगी। दूसरी आपको उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, जिनके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ये दो प्रकार की होती है। अब हम समझते हैं कि प्रत्यावर्ती क्रियाविधियां होती हैं, होती किस प्रकार से, उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से, ये हमें ध्यान रखना है। तो कोई भी प्रत्यावर्ती क्रियाविधि होगी, उसकी क्रियाविधि में आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम क्या होगा। तो आपको जैसे ये एक नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में डायग्राम दिखाया गया, उस डायग्राम में आप ध्यान देंगे तो मैंने कोई भी ऐसी एक उद्दीपन यहाँ से दिया है, यहाँ से क्या दिया है, उद्दीपन दिया है, यानी जो घुटना है उस घुटने पर ऐसी कोई हैमर वगैरह से कुछ चोट पहुंचाई है, और चोट पहुंचाने पर यहाँ से उद्दीपन जो जनरेट होगा, वो उद्दीपन जैसे ही जनरेट होगा उस उद्दीपन को यहाँ ग्रहण करेंगे, और ग्रहण करेंगे वो तंतु कौन से हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ग्रहण करने वाले तंतु होते हैं उसे हम संवेदी तंतु कहेंगे। कौन से तंतु कहेंगे, संवेदी तंतु। ये अंग है, ये संवेदी अंग हो गया। और संवेदी अंग में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ग्राही उपस्थित होते हैं, रिसेप्टर उपस्थित होते हैं, और रिसेप्टर इन संवेदना को ग्रहण करेंगे और संवेदना को ग्रहण करके संवेदी तंतु को देंगे। एक संवेदी तंतु एक प्रकार का क्या है, तो आप ध्यान देंगे ये संवेदी तंतु है, ये आपको ध्यान रखना न्यूरॉन है। क्या है, न्यूरॉन है। और इस न्यूरॉन्स के ये भाग, ये डेंड्राइट्स है। कौन से भाग है, डेंड्राइट है। तो इस प्रकार से न्यूरॉन के डेंड्राइट्स है, उस डेंड्राइट के द्वारा ये संवेदनाओं को ग्रहण किया जाएगा। और संवेदनाएं ग्रहण करने के बाद में ये भाग है, ये एक्सॉन्स भाग है, और एक्सॉन भाग से किस भाग तक पहुंचेंगे, साइटोन भाग तक। और साइटोन भाग मिलकर के एक गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे गैंग्लियन कहते हैं। यह जो पृष्ठ मूल होती है उस पृष्ठ मूल के पृष्ठ भाग में उपस्थित होते हैं, इस कारण से इसे पृष्ठ मूल गैंग्लियन कहा जाता है। और पृष्ठ मूल गैंग्लियन तक पहुंचेंगे। पृष्ठ मूल गैंग्लियन तक पहुंचने के बाद में यह आपको जानता है जो दूसर द्रव्य होता है उस दूसरे द्रव्य के पृष्ठ भाग में पहुंच जाता है। और दूसरे द्रव्य के पृष्ठ भाग में पहुंचने के बाद यहाँ पर एनालिसिस होता है, और एनालिसिस होने के बाद में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो सहसंबंध न्यूरॉन होते हैं, जो अंतरातंत्र कोशिका के रूप में कार्य करते हैं, उन न्यूरॉन्स के द्वारा यह जो संवेदी तंतु या अभिवाही तंतु थे, उन तंतुओं से आने वाली जो संवेदनाएं होती हैं उसकी प्रतिक्रिया को प्रेरक तंतुओं को प्रदान कर दी जाती है। और प्रेरक तंतु होते हैं या चालक तंतु होते हैं, प्रेरक या जिसे हम चालक तंतु भी कह सकते हैं या अपवाही तंतु भी कहा जा सकता है, उस तंतु के द्वारा ये पुनः उस प्रभावी अंग तक पहुंचते हैं। ये प्रभावी अंग तक पहुंचते हैं और इस प्रकार से पूरी प्रतिक्रिया होती है। उस पूरी प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप रिस्पॉन्स होता है। ये ध्यान रख सकते हैं आप। ये तो मैंने एक चोट का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से आप और ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि किसी गर्म वस्तु के हाथ स्पर्श हो गया, तो गर्म वस्तु के हाथ स्पर्श होने पर उस हाथ में हमारी जो त्वचा है वो संवेदी अंग के रूप में कार्य करती है, और त्वचा ये संवेदी अंग के रूप में, और उसके नीचे उपस्थित जो तंत्रिका तंतु है उन तंत्रिका तंतु के डेंड्राइट्स होंगे, उनको ये संवेदनाएं प्रदान कर देंगे। उनको संवेदनाएं प्रदान करने के बाद ये संवेदनाएं होगी वो तंत्रिका तंतु के माध्यम से, देखो तंत्रिका तंतु होते हैं
उसमें हमने देखा था कि तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उसके एक्सॉन्स होते हैं वो 1 मीटर तक लंबाई के हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लंबाई अधिक होती है, 1 मीटर तक लंबाई हो सकती है। तो ये तंतु है जुड़ा हुआ है हमारे किस भाग से, मेरुरज्जु से, और वहाँ यहाँ स्पर्श किया हाथ से, तो इससे हाथ से या पैर से स्पर्श किया, यहाँ से जो संवेदना होगी वो संवेदनाएं कौन से तंतु लेके जाएंगे, तो आप ध्यान देंगे संवेदी तंतु लेकर के जाते हैं। और संवेदी तंतु उन संवेदनाओं को कहां तक पहुंचाएंगे, मेरुरज्जु तक, और मेरुरज्जु में दूसर द्रव्य के पृष्ठ मूल में पहुंचेंगे, और पृष्ठ मूल में पहुंचने के बाद में पृष्ठ मूल में उनका एनालिसिस होगा, और उसके बाद में सहसंबंध न्यूरॉन तंतु होंगे, वे तंतु क्या करेंगे, चालक तंतुओं को प्रदान कर देंगे, अपवाही पथ के माध्यम से वापस उस प्रभावी अंग तक पहुंच जाती है, और जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया संपन्न होती है। तो ये पूरी क्रियाविधि को हम प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया हमें ध्यान रखना है। इस पूरी प्रतिवर्ती क्रिया का एक चाप बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि प्रभावी अंग या किसी उद्दीपन के स्थल के पर उपस्थित डेंड्राइट्स होते हैं, उन डेंड्राइट्स से ग्रहण करके और संवेदी तंतुओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदनाएं पहुंचती हैं, वहां से प्रतिक्रिया होगी, वह प्रतिक्रिया चालक तंतुओं के माध्यम से उस प्रभावी अंग तक पहुंचनी है, जिसके फलस्वरूप एक चाप का निर्माण होता है, उसे हम प्रत्यावर्ती चाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती या प्रत्यावर्ती चाप किसे कहेंगे, तो आप ध्यान देंगे कि उद्दीपन स्थल से संवेदी तंतुओं के माध्यम से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संवेदनाएं पहुंचती हैं, वहां से जो प्रतिक्रिया प्राप्त होती है वो प्रतिक्रिया चालक तंतुओं के माध्यम से उस प्रभावी अंग तक पहुंचती है, जिसके फलस्वरूप एक पूरा चाप बनता है। उस चाप को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती चाप कहा जाता है। उस चाप को हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती चाप कहा जाता है। प्रत्यावर्ती चाप होता है उस चाप के अंदर निम्न 5 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होगा संवेदी अंग, वह अंग जो ग्राही अंग के रूप में कार्य करता है, जो संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्राही अंग कहते हैं। जैसे कि त्वचा हो गया, या आँख हो गए, कान हो गए, नाक हो गए, ये सारी भाग है जो कि क्या करते हैं, संवेदना को ग्रहण करने का कार्य करते हैं, ग्राही अंग के रूप में कार्य करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों के रूप में कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संवेदी अंग। और संवेदी अंग हो गए उनके द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है, और संवेदनाओं को ग्रहण करके और संवेदी तंतुओं को प्रदान की जाती हैं। वे तंतु जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करके सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम संवेदी तंतु या संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। और संवेदी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स होते हैं, वे डेंड्राइट्स संवेदनाओं को ग्रहण करके और साइटोन को प्रदान करेंगे, और साइटोन से एक्सॉन से होते हुए अगले तंत्रिका तंतु तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, संवेदी न्यूरॉन्स उपस्थित होते हैं। और संवेदी न्यूरॉन्स होंगे वे कहाँ तक पहुँचाएंगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। सेंट्रल नर्व सिस्टम मस्तिष्क या मेरुरज्जु को पहुंचाते हैं, और सेंट्रल नर्व सिस्टम पर पहुंचने के बाद में इस सेंट्रल नर्व सिस्टम में सहसंबंध न्यूरॉन्स होते हैं, और सहसंबंध न्यूरॉन्स होंगे उनके द्वारा संवेदनाएं होगी, वह कहाँ तक पहुंचेगी, तो आपको ध्यान रखना चालक न्यूरॉन तक पहुंचती हैं। जहां चालक न्यूरॉन होंगे वे प्रतिक्रिया को उस प्रभावी अंग तक पहुंचाते हैं, और प्रभावी अंग होगा उसके द्वारा क्रियाविधि को संपन्न किया जाता है। तो ये 5 अंग सम्मिलित होकर के और प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, और प्रतिवर्ती चाप होगा उसके द्वारा प्रतिक्रिया संपन्न होती है। हमारा एक और टॉपिक था जो कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं के बारे में हमें ध्यान रखना है। इसमें आप ध्यान देंगे प्रत्यावर्ती क्रियाओं की सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो आप क्या ध्यान देंगे, मार्शल हॉल ने सबसे पहले अध्ययन किया था। प्रत्यावर्ती क्रियाएं किसे कहते हैं, शरीर में किसी उद्दीपन के कारण से उत्पादित स्वतः स्वचालित तीव्र और अनैच्छिक क्रिया होगी उसे प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहते हैं। प्रत्यावर्ती क्रियाएं अनैच्छिक होती हैं, तीव्र गति से संपन्न होती हैं, इनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, सरल या अप्रतिबंधित। इस प्रकार की प्रत्यावर्ती क्रियाएं जिसमें पर्याप्त अभ्यास या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, मनुष्य जन्मजात से सीख कर आता है, यानी ये जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, जैसे खांसना, छींकना, निगलना, आंखों का टिमटिमाना, आहार नाल का क्रमांकुंचन, भोजन का निगलना, हृदय का स्पंदन, ये सारी क्रियाविधियां वो किस प्रकार की है, अनुबंधित है, प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। दूसरी उपार्जित या प्रानुकूली प्रतिबंधित क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास की और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन इवान पेट्रोविच ने कुत्ते पर किया था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में प्रत्यावर्ती क्रिया की क्रियाविधि क्या ध्यान रखनी है, तो आप ध्यान देंगे प्रत्यावर्ती क्रिया में उद्दीपन ग्राही अंग से ग्रहण करके और संवेदी तंतुओं के डेंड्राइट्स को प्रदान किए जाते हैं। डेंड्राइट्स होंगे उसे पृष्ठमूल गुच्छिका से होते हुए या गैंग्लिया से होते हुए
सेंट्रल नर्व सिस्टम यानी मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। वहां पर सहसंबंध न्यूरॉन होंगे, उनके द्वारा ये जो प्रतिक्रिया प्राप्त होगी वो प्रतिक्रिया चालक या प्रेरक तंतुओं को प्रदान कर दी जाएगी, जो कि अपवाही पथ के माध्यम से उस प्रभावी अंग तक पहुंचते हैं। उस पूरे क्रियाविधि को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। फिर प्रत्यावर्ती चाप आपको क्या ध्यान रखना है कि ग्राही अंग से लेकर के और सेंट्रल नर्व सिस्टम और सेंट्रल नर्व सिस्टम से चालक तंतुओं के माध्यम से उस प्रभावी अंग तक एक चाप बनता है, उस चाप को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। और इस प्रतिवर्ती चाप होगा, उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये निम्न 5 अंग होते हैं। संवेदी अंग, संवेदी न्यूरॉन्स, इंटर या सहसंबंध न्यूरॉन्स, चालक न्यूरॉन्स और प्रभावी अंग होते हैं। ये मिलकर के और एक प्रत्यावर्ती चाप का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है प्रत्यावर्ती क्रियाओं के बारे में। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है।